नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर। टॉपिक है भारत की संसद। भारत की संसद का अध्ययन करते वक्त हमने कल की कक्षा में संसद की उच्च सदन राज्यसभा का अध्ययन किया था। आज हम संसद के निम्न सदन लोकसभा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लोकसभा की संरचना कैसे होती है इसका अध्ययन करके हम देखेंगे। जहां तक लोकसभा की संरचना की बात है तो समय समय पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होते रहे हैं और इस संबंध में संविधान का संविधान 27वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी संख्याओं में परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन मौजूदा समय में ये स्थिति है कि अधिकतम लोकसभा के 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों में जो लोकसभा के क्षेत्र विभाजित कर रखे हैं वहां से चुन के आते हैं और 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुन के आते हैं। तो इस प्रकार 550 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 2 सदस्यों एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति मनोनीत करता है यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि इस समुदाय को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो इस प्रकार अधिकतम 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। लेकिन व्यवहार में 543 सदस्यों का ही चुनाव होता है और 2 सदस्य यदि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो 545 सदस्य ही वर्किंग में होते हैं। 7 सदस्य जो है ये अभी इनका चुनाव नहीं होता है। ये अतिरिक्त संख्या है अगर जनसंख्या के अनुपात में सरकार या राष्ट्रपति या संसद को ये लगे कि सदस्य संख्या बढ़ाई जानी है तो बिना संविधान संशोधन के हम अधिकतम 552 तक चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन अभी चुनाव 543 का ही होता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो इस आधार पर हम देखें तो अलग अलग प्रांतों में जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की कम या ज्यादा सीटें हमको देखने को मिलती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वहां लोकसभा के क्षेत्र सबसे ज्यादा है। जो छोटे राज्य हैं वहां एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी हमको देखने को मिलते हैं। जहां तक हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा के क्षेत्र हैं, राज्यसभा की यहाँ 10 सीटें हैं। तो ये केवल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ये ऐसा किया गया है। इसका चुनाव कैसे होता है लोकसभा के सदस्यों का, तो संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रतिनिधित्व का अनुपात जो है वो समान रखने का प्रयत्न किया गया है और ये कोशिश की गई है कि 60 लाख से कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों पर यह बात लागू नहीं होगी। तो समान प्रतिनिधित्व वाली वहां इसमें जो है ढिलाई बरती जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किए जाने का मतलब है जनता द्वारा किया जाता है। पहले ही मत देने का अधिकार जो है वो संविधान ने 21 वर्ष निर्धारित किया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद में जो राजीव गांधी सरकार के समय ये संविधान संशोधन किया गया था, अब जो है मतदान करने की आयु जो है 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है कि कोई भी नागरिक जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है उसको लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव और एवं पंचायत राज के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये इस आधार पर जो है इसका चुनाव करवाया जाता है। अब हम देखें तो इसकी योग्यताएं कौन कौन सी हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो वो सामान्य योग्यताएं हैं, बहुत ज्यादा कठोर योग्यताएं इस संबंध में निर्धारित नहीं की गई हैं। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए। यहाँ राज्यसभा से आयु में अंतर है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा उसके पास संसद द्वारा पारित विधि द्वारा निश्चित की गई योग्यताएं होनी चाहिए और साथ ही साथ में भारत सरकार या किसी अन्य राज्यों की सरकारों में जो है कोई लाभ के पद को
प्राप्त धारण किया हुआ व्यक्ति न हो। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। संविधान का अनुच्छेद 101 जो है उसके अनुसार जो है कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों या संसद के एक सदन या विधानसभा के किसी एक सदन का सदस्य एक साथ नहीं बन सकता। अगर वो विधानसभा का सदस्य है, संसद के दूसरे सदन का सदस्य है और वो लोकसभा का सदस्य भी निर्वाचित हो जाता है तो उसको एक जगह से त्यागपत्र देना जरूरी है। तो ये एक स्थिति निर्धारित की गई है। कुछ अयोग्यताओं का भी निर्धारण किया गया है। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 102 जो है वो उन अयोग्यताओं की तरफ इशारा करता है जिसके आधार पर जो है कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं रह सकता। तो इस संबंध में ये कहा गया है कि भारत का नागरिक अगर नहीं है अथवा किसी और देश का नागरिक हो गया, उसने बाद में किसी देश की अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह सकता। इसके अलावा न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, लाभकारी पद पर आसीन हो और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया हो। तो ये कुछ निर्योग्यताएं हैं, सामान्य निर्योग्यताएं हैं जिसके आधार पर किसी सदस्य की सदस्य संख्या को भी खत्म किया जा सकता है। तो ये तो ही योग्यताओं की बात। अब कार्यकाल की बात आती है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है आप सब जानते हैं, क्योंकि व्यवहारिक राजनीति में आप लोग 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के नाते जो है वोटर भी हैं। तो लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी कोई भी सदस्य लोकसभा का बनता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर लोकसभा 5 वर्ष से पूर्व भंग हो जाती है तो कार्यकाल जो है सदस्यों का खत्म माना जाएगा। और लोकसभा पूर्व में भंग होने की व्यवहारिक राजनीति की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें और नए चुनाव की घोषणा कर दें, अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और दूसरा कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नए चुनाव की घोषणा कर दे तो 5 वर्ष से पूर्व ही इसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है और नए चुनाव करवाया जाता है। यद्यपि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का माना गया है। गणपूर्ति के संबंध में ये स्थिति है कि लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति जो है वो उसके लिए जो नियम जो है कुल सदस्यों के 10वें भाग, ये राज्यसभा की स्थिति जैसी है कि जैसे राज्यसभा में भी 1/10 सदस्य अगर उपस्थित हैं तो वहां उसकी बैठकें प्रारंभ की जा सकती हैं। इसी प्रकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों के साथ में इसकी कार्रवाइयां, इसकी बैठकें प्रारंभ की जा सकती हैं। तो ये इसकी गणपूर्ति के संबंध में नियम है। अब इसके अधिकार क्या है, शक्तियां क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, उस संबंध में हमको एक जो है अपन को दृष्टिपात करने से पहले ये देखना होगा कि लोकसभा जो है वो किस तरह काम करती है, कौन कौन से अधिकार हैं इसके और क्या क्या इसके शक्तियां हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने राज्यसभा की शक्तियां जानी थी, उसी प्रकार सबसे पहले हम विधायी शक्तियों के संबंध में लोकसभा के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, उसको जानना उचित समझेंगे। तो लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व कानून का निर्माण करना है। ये लोकसभा क्या, संसद का ही सबसे महत्वपूर्ण काम कानून का निर्माण है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर कानून का निर्माण करती हैं। संविधान द्वारा निर्धारित संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशेष जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का निर्माण का कार्य जो है लोकसभा, संसद का दूसरा सदन होने के नाते लोकसभा वहां महत्वपूर्ण काम करती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सूची में दिए गए विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है तो वहां भी कानून बनाने का काम लोकसभा के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर लोकसभा कानून बना सकती है। तो हम ये देखते हैं कि विधि निर्माण के क्षेत्र में जो है यद्यपि राज्यसभा और लोकसभा समान काम करती हैं, लेकिन मतभेद होने की स्थिति में जब संयुक्त बैठकें होंगी तो अधिक संख्या होने की वजह से लोकसभा लाभ की स्थिति में होती है। और क्योंकि राष्ट्र के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होते हैं, तो इसलिए लोकसभा की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाती है और विधि निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा जो है एक कारगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी है वित्तीय शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 109 में ये स्पष्ट
किया गया है कि वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा से पारित किया गया वित्त विधेयक फिर राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा फिर उसमें 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकती है, सुझाव दे सकती है, परामर्श दे सकती है। लेकिन हमने पूर्व में भी राज्यसभा का अध्ययन करते समय ये जाना कि राज्यसभा केवल उस पर परामर्श विचार विमर्श ही कर सकती है। उस परामर्श को मानना नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो यहाँ वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा पर्याप्त महत्वपूर्ण शक्तिशाली सदन है कि एक तो वित्त विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत ही लोकसभा में किया जाएगा और लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद में राज्यसभा में केवल विचार विमर्श के लिए भेजा जाता है। उसके विचार विमर्श को मानना नहीं मानना लोकसभा पर ही निर्भर करता है। तो इस नाते लोकसभा जो है वित्त विधेयक के मामले में महत्वपूर्ण सदन या शक्तिशाली सदन माना जाता है। कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में अगर हम देखें तो क्योंकि भारत में संसदीय कार्य प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय कार्य प्रणाली का मतलब यहाँ ये है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका का जो प्रमुख है प्रधानमंत्री, उसका चुनाव जनता सीधे नहीं करती है बल्कि जनता लोकसभा के सदस्य चुनकर भेजती है और लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के गठन का करते समय वो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों ही सदनों से वो सांसदों को अपनी सरकार में शामिल करते हैं। लेकिन सरकार तब तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है, मंत्रिपरिषद तब तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसका लोकसभा में बहुमत है। राज्यसभा में बहुमत होने की जरूरत नहीं है, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो जिस दल का जिस सरकार का लोकसभा में बहुमत है वो ही सरकार के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है ये कार्यकारी क्षेत्र में लोकसभा को महत्वपूर्ण बना सकती है। इस अधिकार की वजह से लोकसभा न केवल सरकार की या कार्यपालिका की निंदा आलोचना कर सकती है बल्कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको समय से पूर्व पदच्युत भी कर सकती है, बर्खास्त भी कर सकती है, पद से हटा भी सकती है। ये अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। तो इस अधिकार की वजह से कार्यपालिका और प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति ज्यादा सजग होते हैं बजाय राज्यसभा के, क्योंकि उनकी चिंता ये होती है कि लोकसभा में उनका पर्याप्त समर्थन बना रहे। अगर किसी विधेयक के मामले में लोकसभा में अगर वो पारित नहीं हो पाया, लोकसभा में अगर वो पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाया, तो उसका मतलब फिर ये होगा कि सरकार ने अपना विश्वास लोकसभा में खो दिया है और उसको पद से हटना पड़ेगा। तो इस स्थिति की वजह से जो है लोकसभा जो है कार्यपालिका क्षेत्र में पर्याप्त महत्वपूर्ण सदन साबित होता है। संविधान संशोधन की शक्तियों के बारे में अगर हम देखें तो संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा और लोकसभा समान शक्तियों का उपयोग करते हैं। कोई भी संविधान संशोधन सबसे पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त के आधार पर ही वो पारित माना जाएगा और उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में भी लोकसभा मजबूत इसलिए मानी जाती है क्योंकि अगर किसी संविधान संशोधन के प्रस्ताव में दोनों सदनों में मतभेद है तो ऐसी स्थिति में हमने पहले भी बताया कि संयुक्त बैठकों की व्यवस्था है और संयुक्त बैठक जब होंगी तो क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से ज्यादा है, तो जिस सदन की संख्या ज्यादा है उसका फिर उसके बहुमत उसी के अनुसार हो जाता है। तो लोकसभा का जहाँ जो है जैसा निर्णय लेगी वैसा ही जो है संयुक्त बैठकों में निर्णय हो जाता है उसकी संख्या की वजह से। तो ये कुछ शक्तियां हैं जिसके आधार पर हम लोकसभा की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ अन्य शक्तियां भी हैं जिनका हम एक बिंदु के आधार पर देखना चाहेंगे। इस संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य जो है वो राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने का भी अधिकार है राज्यसभा के साथ। इसी प्रकार लोकसभा जो है अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को चुनती है और उनको हटा भी सकती है, पदच्युत भी कर सकती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीश के विरुद्ध जब महाभियोग का प्रस्ताव आता है
तो लोकसभा राज्यसभा के साथ जो है समान शक्तियां का यहाँ उपभोग करती है। उसके अनुमोदन के बाद ही वो प्रस्ताव जो है, दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद ही वो महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जब लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, कि प्रस्ताव की पहल तो जो है इस संबंध में राज्यसभा करेगी, लेकिन राज्यसभा से अनुमोदित होने के बाद में उसका अनुमोदन लोकसभा से भी होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी लोकसभा के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। तो संसद द्वारा अनुमोदन का मतलब ये है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, तो दोनों का अनुमोदन जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ राज्यसभा की विशिष्ट स्थिति इसलिए हो जाती है कि आपातकाल के दौरान अगर संसद भंग है तो संसद भंग का मतलब लोकसभा भंग ही होता है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में फिर अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा से अनुमोदन करवाया जाता है। लोकसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोकसभा वालों को जो है लोकसभा द्वारा दंडित किया जा सकता है। जो लोकसभा के सदस्य हैं, अगर वो उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन अगर होता है तो उल्लंघनकर्ता को जो है लोकसभा दंडित कर सकती है। तो ये कुछ विशिष्ट जो है शक्तियां भी, विशेषाधिकार भी जो है लोकसभा के सदस्यों को मिले हुए हैं। अब यहाँ ये जो पूरा जो हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर अगर हम ये निष्कर्ष निकालें कि भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तुलनात्मक स्थिति क्या है, तो इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार के अंदर केवल वित्त विधेयक और कार्यपालिका शक्तियों को छोड़ दें तो सैद्धांतिक तौर पर लोकसभा और राज्यसभा जो है समान शक्तियों का उपभोग करते हैं, दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन व्यावहारिक राजनीति की वजह से लोकसभा संसद का जो है वो सबसे शक्तिशाली सदन माना गया है। वो इसलिए माना गया है कि एक तो उसकी सदस्य संख्या राज्यसभा से बहुत ज्यादा है। राज्यसभा में जहां 245 सदस्य ही काम करते हैं, वहीं लोकसभा में 543 सदस्य हैं। तो लगभग 300 सदस्यों का ये जो अंतर है वो लोकसभा को ज्यादा मजबूत सदन बना देता है। दूसरी चीज, लोकसभा जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है, और जो सदन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का है तो वो लोकप्रिय सदन भी हो जाता है, क्योंकि वहां जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हो जाते हैं। और इसी नाते सरकार जो है, कार्यपालिका जो है, प्रधानमंत्री जिसका मुखिया होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी सरकार जब तक पद पर रह सकती है तब तक वो लोकसभा में उसको बहुमत है। तो इस वजह से भी जो है लोकसभा की स्थिति सरकार को नियंत्रित करने की ज्यादा होती है बजाय राज्यसभा की। तो इस नाते लोकसभा पर्याप्त शक्तिशाली और मजबूत सदन को दिखाई देता है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 249 के तहत वो जो है राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत वो नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती हैं। आपातकाल में अगर लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा उस समय जो है आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करेगी। तो ये कुछ क्षेत्र है जहां राज्यसभा विशिष्ट स्थान रखती है। लेकिन व्यवहारिक राजनीति हमारी यहाँ ऐसी है कि लोकसभा को पर्याप्त शक्तिशाली माना गया है और वो उसने अपनी शक्तियों का विस्तार भी कर लिया है। तो आज की कक्षा में इतना ही। भारत की संसद के अन्य प्रावधानों और अन्य बिंदुओं का अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।